है ना। एल्कोहल से अगर हाइड्रोकार्बन बनाना है, एल्कोहल से क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन, तो ZSM5 यूज करेंगे। ZSM5 क्या है, जियोलाइट है। जियोलाइट सीव, SIEVE, जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, ZSM5 सही ना। इसको शेप सिलेक्टिव कटनेस भी कहते हैं। जियोलाइट से हमने बताया अभी, नोट क्या है, 3 डायमेंशनल एल्यूमिनो सिलिकेट्स इन विच सम ऑफ द सिलिकॉन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्यूमिनियम आयंस। एल्यूमिनियम आयंस, अगर इनको कटनेस की तरह यूज करना है तो थोड़ा सा इनको गर्म करते हैं पहले, ताकि इनके पोर साइज में जो पानी आ गया है, पानी क्या कर जाए, वेपराइज कर दे, पानी कर दे, वेपराइज कर जाए। फिर उसके बाद भी सिर्फ वही सबस्ट्रेट्स इससे कैटलाइज होंगे जो इसके शेप, जिनका शेप और साइज मैच करेगा इनके पोर साइज। पोर साइज 240 से 720 पिकोमीटर तक जाता है, इनको शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट भी कहते हैं। एग्जांपल इसका ZSM5 है, जो अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन बनाने के काम आता है, जो अल्कोहल से कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो ये तुम्हें करना है सिलिकेट्स के अंदर। अब सिलिकेट जो है इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं तुम्हें लास्ट में कराऊंगा, पहले वो करते हैं। इसमें करना है तुम्हें सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स, सिलिकॉन के बारे में सबने सुना होगा आजकल। सिलिकॉन के ना, जो मैं पहले यूजेस बताता हूँ डायरेक्ट, इसके वाटर प्रूफ पेपर्स, यानी अम्ब्रेला वगैरह जो बनते हैं ना, रेन कोट वगैरह जो बनते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो बनते हैं, वो किसके बनेंगे, सिलिकॉन्स, सिलिकॉन्स के, सही ना। क्योंकि इसके अंदर आर पार्ट बहुत ज्यादा होता है। आर पार्ट क्या होता है, वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर लविंग होता है। आर पार्ट वाटर रिपेलिंग, इसलिए रेन कोट वगैरह बनाने के काम आता है। तो दूसरा, इसके अंदर बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं, SiO बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रांग। मैंने तो बता रखा है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऐसे एटम है जिनके अंदर हर कोई बॉन्ड बनाना पसंद करता है, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए केमिकली इनर्ट होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम भी करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम भी करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का। पहले इसके अंदर आर पार्ट ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, ये वाटर रिपेलिंग होगा, वाटर प्रूफ पेपर बनाने के काम आता है, रेनकोट वगैरह बनाने के काम आता है, या फिर स्विमिंग कॉस्ट्यूम में यूज होता है। और दूसरा क्या बोला मैंने, सिलिकॉन जो है, इसके अंदर SiO बॉन्ड जो है, या फिर जो भी बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, केमिकली इनर्ट होता है ये, तो इसलिए हीट रेजिस्टेंट है, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम। और तीसरा, ये बायोकम्पैटिबल होता है। ये बायोकम्पैटिबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों यूज एज इट इज IIT मेंस पेपर में आए हुए हैं, चारों यूज जो है एज इट इज IIT के पेपर में आए हुए हैं, जो मैं बोल रहा हूँ। सिलिकॉन दे आर बायोकम्पैटिबल, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या, बायो कंपेटिबल मीन्स ये जो भी बॉडी पार्ट रिटार्डेड है, उसका जो अपने फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, तो सिलिकॉन को इंजेक्ट कर देते हैं, सिलिकॉन को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। और ये बायो कंपेटिबल है, इसलिए रिटार्डेड जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, या फिर उनका उनका काम करने के लिए ये कैपेबल है, ये कैपेबल है। क्लियर है, दे आर आल्सो बायो कंपेटिबल, ये बायो कंपेटिबल है। ये बता दिया मैंने तीसरा। और चौथा यूज जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑयली लिक्विड्स की तरह यूज होते हैं, अगर शॉर्टर चेन से, शॉर्टर चेन्स तो ऑयली लिक्विड्स, शॉर्टर चेन्स तो ऑयली लिक्विड्स पहला। और, और ग्रीस और जेलीज की तरह यूज होते हैं, मीडियम चेन्स अगर है, अगर सिलिकॉन की मीडियम चेन, तो ग्रीस और जेलीज की तरह यूज होगा। तीसरा, अगर लार्जर चेन्स है तो ये इलास्टोमर की तरह यूज होगा, तो ये इलास्टोमर की तरह यूज, डायरेक्ट बात करना, डायरेक्ट कर लो कि ऑयली लिक्विड्स की तरह यूज होते हैं, ग्रीस और जेलीज की तरह यूज कर सकते हैं इसको, और इलास्टोमर्स यूज होते हैं। लॉन्गर चेन्स अगर सिलिकॉन की, तो कैसे यूज होगा, इलास्टोमर्स। ये मैंने प्रॉपर्टीज और यूजेस बता दिया, इसका क्या बता दिया, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिलिकॉन। और तुम्हें तुम देखो, चेक करना, जो मैंने चार यूज बोले हैं वो चारों को चारों एज इट इज पूछे हुए हैं मेंस के ऊपर, इसलिए यूजेस को मिस नहीं करना है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस सब करना है इसमें, इन्होंने में कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते। तो अब सिलिकॉन्स होते क्या है, सिलिकॉन्स, ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स होने चाहिए, ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स, ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स हैविंग
ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स हैविंग R2SiO linkages, having R2SiO linkages. Organosilicon compounds having R2SiO linkages. SiO linkages. Organosilicon compounds having R2SiO linkages. यानी क्या होते हैं? सिलिकॉन्स. प्रिपरेशन इसकी, प्रिपरेशन एज इट इज पूछी हुई है आईआईटी एडवांस में भी, मेंस में एज इट इज जो मैं लिखूंगा अभी एनसीईआरटी से. प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन, आरसीएल है, सिलिकॉन डालेंगे, सिलिकॉन डालेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर गर्म करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर इसको गर्म करेंगे. ये वाला बॉन्ड टूटता है इसके अंदर, फिर ये बॉन्ड टूटेगा और आर और क्लोरीन ऑलमोस्ट दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ सिलिकॉन, ये भी इस पर अटैक करेगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ अटैक करेंगे किसमें? सिलिकॉन पे. दो आर अटैक करेगा, दो सीएल, तो क्या बनेगा? R2SiCl. R2SiCl2 बनेगा 70% तक, 70% ये बनेगा R2SiCl. फिर RSiCl3 बनेगा 10%, R3SiCl बनेगा 10%. बाकी ट्रेसेस में कह रहे हो तुम R4Si में कम अमाउंट में बनते हैं, प्लस बाइब्रोड्स प्लस R4Si और एक SiCl4 ना. मेन ये तीन चीजें लिखी ना, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आना ऑब्जेक्टिव में, बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन आएगा. प्रिपरेशन नोट कर लेना. RCl प्लस सिलिकॉन क्या देगा? R2SiCl. ये मेजर है R2SiCl, R2SiCl. ये बनाने के काम आता है लीनियर चेन सिलिकॉन. क्या बनाने का काम आएगा? लीनियर चेन सिलिकॉन. ये बनाने के काम आता है क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन. यही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ये क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बनाने का काम आएगा. और ये होता है चेन टर्मिनेटिंग सिलिकॉन, चेन टर्मिनेटर कह लो या चेन टर्मिनेटिंग सिलिकॉन. इन तीन के बारे में पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछेंगे इसमें, सही है? इन तीन के बारे में पूछेंगे. और इससे एक तरह से ये पायरो सिलिकॉन बनेगा, पायरो सिलिकॉन. क्या तुम्हें पायरो सिलिकेट्स याद है? सिलिकॉन सिलिकेट दोनों एक जैसे ही है लगभग, बस ओ नेगेटिव की जगह आर लगते जाओ, ओ नेगेटिव की जगह क्या रखते जाओ? आर. जैसे अभी पढ़ा ना तुमने, ये एक सिलिकॉन शेयर हुआ पर टेट्राहेड्रल, याद आया कुछ कि नहीं? तो ये क्या था? पायरो सिलिकेट्स. पहले ऑर्थो सिलिकेट्स था, फिर पायरो था, फिर साइक्लिक और रिंग था, फिर लीनियर चेन था, लीनियर और चेन था, फिर क्या था? टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट, फिर 3D सिलिकेट. याद आ गया कि नहीं? ये 6 पढ़े ना तुमने. अभी याद रखना मेरे को कराना है इसमें, याद करा देना. एक ये क्रॉस चेन सिलिकेट्स या डबल चेन सिलिकेट्स, डबल चेन सिलिकेट्स मेरे को कराना है और टर्मिनेटिंग चेन सिलिकेट्स कराना है. दो टॉपिक कराने हैं, लिख लेना. वो पूछे हुए एडवांस में, एनसीईआरटी में नहीं देखा लेकिन एडवांस में पूछा हुआ है वो. सही. SI2. अब इसमें ना तुम आर लगा दो, देखो जब ये आर लगा दो ओ नेगेटिव का, ये बन गया पायरो, ये पायरो सिलिकॉन बन जाएगा. ये क्या बन गया? पायरो सिलिकॉन. बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल. यहां तक सारा नोट कर लिया क्या? यहां तक नोट कर लिया सारा? बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल. R3SiCl था ना, पानी के साथ R3SiOH आया, दो R3SiOH दो, और क्या बाहर निकाल दो? वाटर बाहर. वही चीज बनी है, कुछ अलग बना है? पीछे जो स्ट्रक्चर है वही है, अलग है? ऐसा के साथ क्या तीन आर जुड़े हुए हैं? ये बन गया ना पायरो सिलिकॉन. क्या बन गया इससे? पायरो सिलिकॉन. क्या बन जाएगा इससे? पायरो सिलिकॉन. कोई डाउट तो नहीं है? पायरो सिलिकॉन. ये चेन टर्मिनेटिंग सिलिकॉन है, ये याद रखना जरूर. पायरो सिलिकॉन नहीं पूछा हुआ आज तक. क्या पूछा हुआ है? चेन टर्मिनेटिंग सिलिकॉन कौन सा है? लीनियर चेन सिलिकॉन किससे बनेगा?
क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन किससे बनेगा? याद रखना ये पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? ये समझ आ गया कि नहीं? ये तो अब प्रिपरेशन करेंगे इसकी। पहला लीनियर चेन सिलिकॉन। लीनियर चेन सिलिकॉन, चलो लीनियर चेन सिलिकॉन, लीनियर चेन सिलिकॉन के अंदर प्रिपरेशन R2SiCl2 है, 2H2 डाला, R2SiOH होल ट्वाइस, क्या आ जाएगा? R2SiOH होल ट्वाइस, R2SiOH होल ट्वाइस, दो R2SiOH होल ट्वाइस, दो ये R2 R2SiOH होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा? दिख रहा है ना तुम्हें क्या बन रहा है यहाँ पे? ये कंटिन्यूएशन, वाटर बाहर, यहां से एच बाहर, वाटर यहां से बाहर, यहां से गर्म किया इसको, और आंसर आ गया लीनियर चेन सिलिकॉन। कंटिन्यूएशन है पूरा। समझ आ गया कि नहीं? है किसकी प्रिपरेशन है ये? लीनियर चेन सिलिकॉन। क्लियर? लीनियर चेन सिलिकॉन। क्लियर है कि नहीं? है ये आ जाएगा लीनियर चेन सिलिकॉन। अब नेक्स्ट है क्रॉस लिंक सिलिकॉन। तीसरा क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। किससे बनेगा ये? नहीं नहीं नहीं, वो तो टर्मिनेटिंग वाला था। RSiCl3 लेंगे, 3H2 डाला, RSiOH होता ही आ जाएगा, बस इसके मॉलिक्यूल ले लो। RSiOH, इसकी मिरर इमेज ऊपर नीचे हर जगह लगा दो। RSiOH, OH, OH, RSiOH, OH, RSiOH, OH, वाटर बाहर, वाटर बाहर, वाटर बाहर यहाँ से। क्या समझ आ गया? समझ आया कि नहीं? है क्या बन जाएगा इससे? RSiOH, ये आ जाएगा। समझे कि नहीं? बना लोगे पूरा ढंग से कि नहीं? तो ये आ जाएगा। और ये किसको रिजेंबल कर रहा है पता है तुम्हें? अगर आर की जगह ओ नेगेटिव लगा दो, क्या बन जाएगा? टू डायमेंशनल वाला। याद आ गया कि नहीं? टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट्स। ये क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन है ना, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। सिलिकॉन समझ आ गया टॉपिक कि नहीं? प्रिपरेशन, इनकी प्रिपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस, डेफिनेशन भी पूछी हुई है। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस सब पूछा हुआ इसका, जरूर करना है इसको। अच्छा नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे। क्वेश्चन
अच्छा पहले एक तुम एलोट्रोप्स वगैरह टॉपिक पढ़ लोगे कि नहीं, एलोट्रोप्स वाला टॉपिक मैं एक बार रिकॉल जल्दी से रिकॉल कर रहा हूँ। एलोट्रोप्स में तुम्हें करना क्या क्या है ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने 10th में एलोट्रोपी पढ़ा हुआ ना। एलोट्रोपी एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in two or more forms with different physical and chemical properties, with different physical and chemical properties। ये क्या होता है, एलोट्रोपी है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म्स विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे ऑक्सीजन की फॉर्म्स क्या होती हैं, एलोट्रोपिक, O2 और सेम एलिमेंट है कि नहीं इसके अंदर, O2 और O3, ये इसके एलोट्रोप्स हैं, O2 और ओजोन। सल्फर के क्या होते हैं, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, साइक्लोएसिस फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स हैं इसके। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर मेजर है, रोम्बिक ज्यादा स्टेबल, मोनोक्लिनिक कम स्टेबल, रूम टेम्परेचर पे रोम्बिक सल्फर स्टेबल, ये सल्फर की फॉर्म्स है। फास्फोरस के, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ये तीन बहुत ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा ब्लैक फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस मोस्ट रिएक्टिव। व्हाइट फास्फोरस की एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी वाली है, बोलो विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है व्हाइट फास्फोरस। हाँ, P4 में अल्कली और CO2 डालते हैं, P4 में अल्कली डालेंगे तो क्या बनता था, हाँ, फॉस्फीन गैस और NaH2PO। मतलब पिछले 10 साल के पेपर में उठा लोगे, चाहे IIT का चाहे नीट का, तुम्हें 2 या 3 बार क्वेश्चन मिल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। P4 प्लस KOH प्लस H2O या P4 प्लस NaOH प्लस H2, क्या मिल जाएगा, PS3 प्लस NaH2PO। तो एलोट्रोप्स के अंदर, एलोट्रोप्स के अंदर, एलोट्रोप की डेफिनेशन तुम्हें पता है इसकी, डेफिनेशन क्या बताई मैंने, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन टू और मोर फॉर्म्स विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दो तरीके के एलोट्रोप्स होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं एमोर्फस। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, अभी तुम लेक्चर भी करोगे ना सॉलिड्स का, तुम्हें भेजूंगा, ये रेगुलर अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स। इसके अंदर कैसा अरेंजमेंट होगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल विल बी अरेंज्ड इन a रेगुलर फैशन, particles are arranged in a regular fashion। amorphous, irregular arrangement of particles, clear, irregular arrangement of particles। जैसे इसमें पार्टिकल्स ऐसे चल रहे हैं, मान लो ए ए ए ए, फिर आ गया बी, फिर 4 बार ए आ गया, समझे कि नहीं है, इस तरह से एक रेगुलर अरेंजमेंट चलेगा पार्टिकल्स। और इसमें कैसे होगा, कभी ए आ रहा है, कभी 2 बी आ गए, कभी 4 बी आ गए, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है, कोई भी आए, उसमें क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होगा क्रिस्टलाइन के अंदर, एमोर्फस में क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सही है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। और अच्छा इसमें किसकी अब ध्यान देना इसमें, इसका आंसर तुम अभी उल्टा दो, किसकी प्रॉपर्टी सेम होगी हर एक डायरेक्शन, उल्टा ही दोगे इसमें आंसर, क्या है आंसर, किसकी प्रॉपर्टी सेम होगी हर एक डायरेक्शन, क्रिस्टलाइन की नहीं है, एमोर्फस। क्रिस्टलाइन की, जबकि मैं क्या बोल रहा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी हर एक डायरेक्शन, क्योंकि तुम एमोर्फस के केस में तुम किस साइड भी जाओ, किसी भी साइड जाओ, चाहे एक्स एक्सिस चाहे वाई एक्सिस जेड एक्सिस, हर जगह पार्टिकल अरेंजमेंट कैसे होगा, इरेगुलर ही होगा ना, इसलिए बोलते हैं। और एमोर्फस की एग्जांपल जैसे ग्लास है, जैसे प्लास्टिक्स है, रबड़ है, वुड है, ये सब क्या है, या जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर्स है, ये सब एग्जांपल किसकी है, एमोर्फस की, ये सब एग्जांपल एमोर्फस, ये सब एग्जांपल्स हैं एमोर्फस की। क्रिस्टलाइन में जैसे मेरे को भी पढ़ना है, अभी जो मेरे को बताना है मान लो उसमें अगर, तो डायमंड आ गया क्रिस्टलाइन में, ग्रेफाइट आ गया क्रिस्टलाइन में, और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूली डिस्कवर कहते हैं इसको, इसको भी अब डिस्कवर हुआ टाइम हो गया काफी, 30-35 साल हो गए इसको भी डिस्कवर हुए, फुलेरीन्स। ये तीनों क्या है, ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, कौन से फॉर्म वाले, क्रिस्टलाइन वाले, क्रिस्टलाइन वाले ठीक है। और फिर एमोर्फस वाले कौन से इसके, कोक हो गया, चारकोल हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया, ये सब कौन से वाले हैं, एमोर्फस, ये एमोर्फस है, समझ गए कि नहीं है। क्रिस्टलाइन जो एलोट्रोप्स हैं, डायमंड ग्रेफाइट फुलेरिन, डायमंड ग्रेफाइट फुलेरिन, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत पूछी जा रही है, नीट में भी IIT के अंदर दोनों जगह पूछी जा रही है इनकी प्रॉपर्टीज। तो ये मैं तुम्हें जल्दी से रिकॉल करूंगा, पढ़ना तुम्हें खुद है टॉपिक। डायमंड की बात करें, सारी प्रॉपर्टी बताओ मुझे इसके बारे में, डायमंड, इसके अंदर कार्बन की एवोल्यूशन क्या होती है,
sp3 sp3 एडिशन होती है इसके अंदर कार्बन। 3D नेटवर्क आता है, 3D जॉइंट नेटवर्क आता है, वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है, इसीलिए इसको एब्रेसिव मानते हैं। एब्रेसिव यानी विच इज यूज फॉर कटिंग टूल्स, टूल्स को कट करने के काम आता है ये। डायमंड यूज एज एन एब्रेसिव, इट इज बिकॉज इट हैज ए थ्री डायमेंशनल जायंट नेटवर्क एंड इट इज वेरी हार्ड, therefore it is used for cutting tools, it is used for cutting tools, tools को कट करने के काम आता है। it is used as an abrasive, used as an abrasive, ये ध्यान रखना सर। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। ये ऐसे कंटिन्यूड है पूरा, थ्री डायमेंशन जायंट नेटवर्क है ये पूरा। ग्रेफाइट की 2.22 है और डायमंड की 3.35। थ्री डायमेंशनल जायंट नेटवर्क है इसका, थ्री डायमेंशनल जायंट नेटवर्क है इसका। तो एब्रेसिव की तरह यूज करते हैं। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन क्या है इसके अंदर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेंथ होती है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ पता होगा तुम्हें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर इसकी लेंथ है। और इसमें तुम्हें दिख रहा है ना, फ्री वैलेंसीज बचेंगे कि नहीं, होंगी कि नहीं, इन्हें बोलते हैं डैंगलिंग वैलेंसीज। ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं, इसलिए नहीं बोलते इसको, ना डायमंड को ना ग्रेफाइट। क्यों नहीं बोलते होंगे, क्योंकि इनके पास डैंगलिंग वैलेंसी यानी फ्री वैलेंसी, डैंगलिंग वैलेंसी फुल रेंज के पास नहीं होती, उसमें फिक्स होती। फुल रेंज के कोई डैंगलिंग वैलेंसी नहीं है, डायमंड के पास होती है डैंगलिंग वैलेंसी। डैंगलिंग वैलेंसी इसके पास होती है। मैंने बोला ये पुअर कंडक्टर है कि गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर कंडक्टर, क्योंकि सारे बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी इसकी ग्रेफाइट से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी किससे ज्यादा है, ग्रेफाइट की। थर्मल कंडक्टिविटी किससे ज्यादा है, डायमंड की। मतलब डायमंड का तुम एक कोना हीट कर दोगे ना अगर, तो पूरा डायमंड हीट अप हो जाएगा, पूरा डायमंड हीट अप हो जाएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा हुई, डायमंड की। ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता, ग्रेफाइट में जो जिस लेयर को तुमने हीट किया वही लेयर हीट अप होती है, बाकी लेयर्स नहीं होगी। तो थर्मल कनेक्टिविटी ज्यादा है डायमंड की, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी ज्यादा किसकी है, हाँ ग्रेफाइट की। और डायमंड यूनिट सेल क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है। एक यूनिट सेल में इसके 8 कार्बन एटम्स आते हैं। याद कर लेना, बताऊंगा ये सॉलिड स्टेट के अंदर, सॉलिड स्टेट बताऊंगा। ये पैकिंग फ्रिक्शन होती है इसकी 0.34, 34%। पैकिंग फ्रिक्शन इसकी 0.34, 0.34। और एक क्यूब के अंदर, एक क्यूब के अंदर जो एटम्स है ना कार्बन के, कॉर्नर पे आते हैं, 8 कॉर्नर पे आते हैं। और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और कहाँ आते हैं, ऑल्टरनेट मतलब जैसे ये है ना, ये एक जैसे मैंने लिया टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे होता है, गर्व याद है, नहीं तेरे को नहीं पता। विधि तुम बताओ, याद है तो। हाँ इसको याद है, 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉर्डर, 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉर्डर, मतलब यानी बॉर्डर लगे ये, इसके 1/4 डिस्टेंस पे, यानी 1/4 यहाँ से, 1/4 यहाँ से। तो ऐसे कितने बनेंगे, कितने कार्बन आने चाहिए, 8 आने चाहिए। एक रूम के अंदर कितने बॉर्डर डायगोनल, उस कॉर्नर से नीचे एक, नीचे से ऊपर दो, ऐसे इस कॉर्नर से कितने बॉर्डर डायगोनल क्यूब के अंदर, 4, 4 आएंगे। और उधर से 1/4 डिस्टेंस पे, इधर से 1/4 डिस्टेंस पे, एक डायगोनल में कितने एटम आए कार्बन के, 2। लेकिन मैंने ऑल्टरनेट बोला है, तो 8 टोटल आने चाहिए, आएंगे कितने, 4। समझ आएगा कि नहीं है? तो तुम याद कर लो भी, समझ नहीं आएगा क्योंकि ये सॉलिड स्टेट नहीं किया तुम। एक यूनिट सेल के अंदर कितने कार्बन एटम्स आएंगे, 8। पैकिंग फ्रिक्शन कितनी है, याद रहेगा कि नहीं है, बस इतना याद कर लेना, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है और ये सब डिटेल पढ़ लेना जो बताया। चलिए इससे बाहर चांसेस कम है पूछने के, लेकिन करना तुम्हें पूरा सही ना। नेक्स्ट नोट करेंगे ग्रेफाइट के बारे में ऐसे जल्दी से, ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट के लिए ध्यान रखेंगे, एक तो
पहला पॉइंट, कार्बन की हाइब्रिडेशन इधर sp2 है, कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या यहाँ पे sp2, कार्बन की हाइब्रिडेशन डायमंड में क्या थी sp3 है ना, इसके अंदर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडेशन है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये ऐसे बना लो ना, ये स्ट्रक्चर है कंटिन्यूड है पूरा, ये एक लेयर बन गई, ये एक लेयर बनी ना, तुम ऐसा सोचता है एक सीलिंग बन, एक क्या बन गई सीलिंग, ऐसे ही नीचे दूसरी लेयर बनेगी, ये एक सीलिंग, नीचे क्या है फ्लोर, ऊपर सीलिंग नीचे फ्लोर, दोनों एक दूसरे के ऊपर ना, दोनों सीलिंग और फ्लोर जो है दोनों एक दूसरे ऊपर ऐसे स्लाइड कर, ये ऐसे स्लाइड करते रहते हैं ऊपर, तो जब स्लाइड कर सकते हैं तो ये लुब्रिकेंट का काम कर सकता है कि नहीं, लुब्रिकेंट ऐसी जगह ये लुब्रिकेंट का काम करता है जहां पे ऑयल हम यूज नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी मशीनरी जो होती है हैवी हैवी मशीन, मान लो कोई 10,000 किलो की कोई मशीनरी है, क्या वहां पे ऑयल को एज ए लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, उसको दबा दिया तो ऑयल तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो हार्ड होता है काफी, ग्रेफाइट हार्ड होता है, मैंने तो बता रखा है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, ग्रेफाइट इज इवन हार्डर देन आयरन, याद है कि नहीं है? तो ऐसी जगह जहाँ पे ऑयल को हम एज ए लुब्रिकेंट यूज नहीं कर सकते, वहां पे किसको यूज करेंगे हम, ग्रेफाइट को, हाँ ग्रेफाइट यूज होता है एज ए लुब्रिकेंट, क्लियर, वहां पे ग्रेफाइट यूज होगा एज ए लुब्रिकेंट, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये ध्यान रखना सर, ग्रेफाइट टू डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर है, टू डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर है, इट हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होता है, ग्रेफाइट की पैकिंग क्या है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इट इज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, एचसीपी मत लिखना पूरा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो अपने लेयर में मूव कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर क्या है जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा वो, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री है इसका जो अपनी लेयर में मूव करता रहता है, अपनी ही लेयर में, अपनी ही लेयर में मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करेगा, इसी लेयर में मूव करना है, नीचे नहीं जाना इसको, ऐसे डिफरेंट लेयर्स बनी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से हॉप करेगा या मूव करेगा, इसलिए अपनी ही लेयर में पैरेलल डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी ज्यादा, और अगर इलेक्ट्रॉन को नीचे जाना पड़ जाए तो अब डिफिकल्टी होगी थोड़ी कि नहीं, डिफिकल्टी होगी, इसीलिए इसीलिए इसका जो कंडक्शन होता है, इसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, इट इज कंसीडर्ड टू बी एन आइसोट्रोपिक, यानी इसकी प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में क्या सेम आ रही है, नहीं आ रही ना सेम, यही मैं इसमें दिखा रहा था, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसकी प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में सेम नहीं, हर एक डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी, और इसके पास डैंगलिंग वैलेंसीज होंगी कि नहीं, इसके पास डैंगलिंग वैलेंसीज हैं कि नहीं होंगी ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो फ्री होगा ना वैलेंसी, नहीं समझ रही बात है ना, इट आल्सो हैज, ये भी प्योर फॉर्म नहीं मानते, इट आल्सो हैज डैंगलिंग वैलेंसी, इट आल्सो हैज डैंगलिंग वैलेंसीज, ग्रेफाइट के पास भी डैंगलिंग वैलेंसीज होती है, और ग्रेफाइट से ही डायमंड बनता है, ग्रेफाइट से ही फुलरिन बने, ग्रेफाइट पे जब ड्रास्टिक कंडीशन में टेम्परेचर बहुत हाई, टेम्परेचर बहुत हाई, प्रेशर बहुत हाई, 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दो, 50,000 से 60,000 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दो, तो ग्रेफाइट से डायमंड बनेगा, टेम्परेचर भी बहुत हाई और प्रेशर भी बहुत हाई, तो ग्रेफाइट से क्या बनेगा डायमंड, ये तुम्हें पता होना चाहिए इसके अंदर, ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इलेक्ट्रॉन फ्री आ रहा है कि नहीं है, इसलिए ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ये तुमने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में पढ़ाते हैं, लेड पेंसिल्स में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट, लेड मत बोल देना उसमें, क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर, ग्रेफाइट, लेड पेंसिल्स में ग्रेफाइट प्रेजेंट, अच्छा ये लेयर स्ट्रक्चर डेंसिटी इसकी मैंने बता दी तुम्हें, 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर की थी, 3.35 ग्राम पर सेंटीमीटर डेंसिटी थी डायमंड की, दोनों के दोनों क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, दोनों के दोनों क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, और ग्रेफाइट जो है इसके अंदर ये भी एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल, ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना चीज का, जो अंदर लेंथ आती है, अच्छा लेंथ किसकी ज्यादा होगी,
डायमंड बहुत हार्ड है, ग्रेफाइट भी हार्ड है, लेकिन उसके कंपैरिजन में क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्ट। उसको उसके कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है। और एक क्वेश्चन आया हुआ आईआईटी के अंदर, ग्रेफाइट इज ए बेटर लुब्रिकेंट ऑन मून देन ऑन अर्थ। ग्रेफाइट इज ए बेटर लुब्रिकेंट ऑन मून देन ऑन अर्थ। मून पे कितनी ग्रेविटी हो जाती है, फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाता है। इसलिए ग्रेफाइट इज ए बेटर लुब्रिकेंट ऑन मून देन ऑन अर्थ। फ्रिक्शनल फोर्सेस कम हो जाते हैं, ग्रेविटी कम हो जाती है, इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्सेस रिड्यूस हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए ग्रेफाइट जो है इट इज ए बेटर लुब्रिकेंट ऑन मून देन ऑन अर्थ। और उसके अलावा ग्लेड सेक्टर बता दिया यहाँ पे, इसलिए लुब्रिकेंट की तरह इसको यूज करते हैं। डेंसिटी बता दी है, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी बता दी है, थर्मल कनेक्टिविटी इसकी पुअर है। थर्मल कनेक्टिविटी इसकी पुअर है। अगर एक कोना हीट किया तुमने ग्रेफाइट का, तो वही लेयर हीट अप होगी, नीचे वाली लेयर हीट अप उतना नहीं हो पाएगी। सही है। और लेंथ कितनी होगी इसकी, ग्रेफाइट की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी थी डायमंड के अंदर, 1.54, 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसमें कितनी होगी, 1.7, 1.41। मैंने बोला ना इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर आया, 5 बॉन्ड है कि इसके अंदर नहीं, इसमें 1.5 बॉन्ड आएगा कि नहीं, तो ये लेंथ कम हो जाएगी। और दोनों लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है 3.41 आर्मस्ट्रॉन्ग, दोनों लेयर के बीच में जो डिस्टेंस आएगा ना 3.41, ये समझ आया लेंथ क्यों छोटी हुई है इसमें। डायमंड में तो प्योरली सिंगल बॉन्ड था, इसमें क्या है, सिंगल और पाई बॉन्ड के बीच, सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में लेंथ आएगी 1.41 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये लेंथ आती है इसकी। और दोनों लेयर्स के बीच में वीक वंडरफुल फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से स्लिप करते हैं एक दूसरे के ऊपर। दोनों लेयर्स के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, ड्यू टू विच layers can slide over one another, due to which layers can slide over one another। इसीलिए उसको लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं ग्रेफाइट। जल्दी से सुन लेंगे एक बार फुलेरिन्स के बारे में। फुलेरिन्स, इसके क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं ज्यादा। ग्रेफाइट को गर्म करेंगे इलेक्ट्रिक आर्क में, करंट पास करेंगे, और इनर्ट गैसेज होनी चाहिए। इनर्ट गैसेज जैसे नियोन हो गया, आर्गन हो गया, इनर्ट गैसेज होनी चाहिए। ग्रेफाइट को करंट पास करेंगे ग्रेफाइट के अंदर इनर्ट गैसेज प्रेजेंस में, तो वेपर्स मिलेंगे। और वेपर्स को जब कंडेंस करेंगे ना, ठंडा कर देंगे इसको, ठंडा करेंगे, तो तुम्हें यहाँ पे फुलेरिन्स की डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जैसे C60 भी मिल सकता है, जैसे C70 भी मिल सकता है, जैसे C240 मिल सकता है, जैसे 350 C350 मिल जाता है। और ये इवन नंबर में होने चाहिए। जनरल फॉर्मूला इसका C2N, जनरल फॉर्मूला इसका C2N, इवन में होना चाहिए। इसलिए एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 30। एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 30। यही तो करना है तुम्हें। ग्रेफाइट को ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक आर्क पास किया, तो क्या मिला, इनर्ट गैसेस में वेपर्स मिले, वेपर्स को कंडेंस किया तो क्या मिल गया, ये C60 C70, इसको फुल रेंज बोलते हैं। C60 का फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, सॉकर बॉल लाइक, कैसा स्ट्रक्चर है इसका, सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें रग्बी बॉल लाइक स्ट्रक्चर, रग्बी बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ऊपर सॉकर बॉल, C60 का कैसा है, सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और इसका क्या है, रग्बी बॉल लाइक, ओवल शेप टाइप कुछ। तो ये तुम्हें इसके अंदर करना है। और जो C60 है, इसका क्वेश्चन क्या आने हैं, क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि इसके अंदर कितने 5 मेंबर की रिंग है, कितनी 6 मेंबर की रिंग है, जैसे C60 में पूछेंगे यही। ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड लेंथ अलग होती है, डबल बॉन्ड लेंथ अलग आती है, अलग अलग बॉन्ड लेंथ आती है। एरोमेटिक मॉलिक्यूल में क्या होती है, बॉन्ड लेंथ सारी सेम होती है ना, इसमें अलग अलग आती है। ये है एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल, इसके अंदर कोई डैंगलिंग वैलेंसी। स्ट्रक्चर ये देखो, इससे कुछ समझ आ जाएगा जरा। समझ आ गया कि नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। मैंने एक इसका पार्ट लिया, सिर्फ एक पार्ट लिया, पूरा नहीं लाया, पूरा एक फुटबॉल लाइक की तरह दिखता है। मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया इसका। और एरोमेटिसिटी होती है मॉलिक्यूल के अंदर, तुम्हें दिख रहा होगा C60 के अंदर या C70 के अंदर, वो उसमें भी ऐसी होता है। जो 5 मेंबर की रिंग है, वो चेम्बर से जुड़ी हुई है कि नहीं,
और जो 6 मेंबर की है वो 5 से भी जुड़ी है और 6 से भी जुड़ी। याद रहेगी लाइन की नहीं? 5 मेंबर रिंग इज लिंक्ड टू 6 मेंबर ओनली, बट 6 मेंबर रिंग इज लिंक्ड टू 5 एज वेल एज 6 मेंबर, 5 एज वेल एज 6 मेंबर रिंग। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, एरोमेटिसिटी होती है इसके अंदर इस तरीके से, वो तुम दिखा सकते हो आराम से। समझ गए कि नहीं? ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है जिसमें सिंगल बॉन्ड अलग होती है, डबल बॉन्ड अलग। और इसके अंदर जैसे पूछा कितनी 5 मेंबर की रिंग ना हमेशा 12 होती है, ये याद रखना है। 5 मेंबर रिंग ऑलवेज 12। 6 मेंबर की रिंग इसके अंदर होती है 20। 6 मेंबर की रिंग इसके अंदर होती है 20। 6 मेंबर की रिंग इसके अंदर कितनी होती है? 20 होती है। ये पूछा हुआ पेपर के अंदर, ध्यान रखना। 5 मेंबर की रिंग कितनी है? 12। तो टोटल कितने हाइड्रल्स हो गए? 32। 32 रिंग आ रही है कि नहीं? 32 हाइड्रल्स। 32 हाइड्रल्स टोटल 90 सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं इसमें। 90 सिग्मा बॉन्ड, 32 हाइड्रल्स। 32 हाइड्रल्स है। और अगर तुम्हें रिंग निकालना है तो n/2 - 10 करके निकाल लेते। 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर की रिंग तो फिक्स है ना। जैसे अब मैंने बोला C70 में कितनी होंगी 6 मेंबर रिंग? C70 में, ये IIT का क्वेश्चन है मेंस का। C70 में कितनी होंगी 6 मेंबर रिंग? हाँ निकल जाएगा ना, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 70। तो 70/2 - 10 निकाल लोगे कि नहीं? 60 वाले का आंसर आ रहा है कि नहीं? 20 आ जाएगा। तो इससे निकाल लेना से ये फुलेरिंग्स है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल है ये, डायग्नोसिस कोई भी नहीं है इसके अंदर। और इसके अलावा तुम्हें वो करना है फिर जो एमॉर्फस फॉर्म है। एमॉर्फस फॉर्म में क्या करना है? एमॉर्फस फॉर्म में चारकोल को कार्बन ब्लैक, चारकोल को कार्बन ब्लैक। हाइड्रोकार्बन्स को जब गर्म करते हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स को जब गर्म करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में जब गर्म करते हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? कार्बन ब्लैक। तो मिलता है कार्बन ब्लैक। और जब कोल या वुड को गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे, विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन, तो मिलता है कोक और चार। तो मिलता है कोक और चार। ये अमोर्फस फॉर्म्स है जो मिलती है। ये क्या होती है? अमोर्फस फॉर्म्स है जो मिलती है। बस मेरे को ना अब एक टॉपिक रह गया, एक काम करेंगे अब। 5 मिनट के लिए ज्वाइन करना है, 5-7 मिनट के लिए ज्वाइन करना है। मेरे को जो कराना है ना, वो तुम ट्राई भी कर सकते हो क्वेश्चन, जैसे ये एक डबल चेन सिलिकेट्स में, डबल चेन सिलिकेट्स मैंने पूछा अगर कि फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या आएगा डबल चेन सिलिकेट्स में? डबल चेन सिलिकेट्स में जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? वो निकालना तुम्हें। इसके अंदर निकाल दो। ये एक टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट है, डालोगे सिस्टर? ये एक टर्मिनेटेड चेन सिलिकेट्स है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? ये एक टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड मतलब लास्ट वाले के कितने ऑक्सीजन शेयर होंगे तुमको खुद सोचना है, दोनों कॉर्नर वाले के। इसका जनरल फॉर्मूला निकालो जल्दी।